धंधा डर पे चलता है। बिकरू कांड में मारा गया विकास दुबे, जेल गया जय वाजपेयी, विनय तिवारी, एनकाउंटर में ढेर हुआ अमर दुबे, बउआ दुबे, प्रभात मिश्रा, प्रेमकांत पांडे, घायल हुआ दयाशंकर अग्निहोत्री और विवादित हुए अनंत देव तिवारी। ये वो नाम हैं जिनके नाम पर नहीं बल्कि इनकी जाति पर हंगामा बरपा है। विकास दुबे की ये पलटी फॉर्च्यूनर और ये टूटी स्कॉर्पियो, बरखच्चे उड़ा ये ट्रैक्टर और जमींदोज हो चुका ये मकान आज उत्तर प्रदेश की सियासत वो तस्वीर बन गई है जिससे विरोधी सरकार को ब्रह्मद्रोही और खुद को ब्राह्मण हितैषी बताने में लगे हुए हैं। सवाल बिकरू गांव की पगडंडियों से होते हुए लखनऊ दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंजने लगा है कि सरकार की यह कार्रवाई कितनी जायज और कितनी नाजायज है। इसके बाद की और हुई कार्रवाइयों और अंततः विकास दुबे एनकाउंटर की थ्रिलर स्टोरी इन सवालों को और बड़ा और पुख्ता करती है। 2-3 जुलाई की दरमियानी रात बिकरू गांव में जो कुछ हुआ वो न तो समाज के लिए ठीक था और न ही कानून की नजर में जायज। 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या ने सूबे को हिला कर रख दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों को समझ में नहीं आया कि वो शहीदों को याद करें या फिर इस शहादत का कैसे बदला लें। यही वजह थी कि जिस जेसीबी को रास्ते में अड़ाकर विकास दुबे ने लोमहर्षक हमला किया था उसी जेसीबी से उसकी लंका खहा दी गई। विकास के बूढ़े अपाहिज बाप को घर से बाहर निकालकर सामान तोड़ दिया गया और गाड़ियां चकनाचूर कर दी गईं। बस क्या था, जायज और नाजायज की बहस यहीं से शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर कानून की किस किताब को पढ़कर कार्रवाई की गई। पुलिस पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ था, सबसे ज्यादा शहादत हुई थी, तो पुलिस ने बदला लेने के लिए अगले दिन प्रेम कुमार पांडे और अतुल दुबे को ढेर कर दिया और फिर हमीरपुर के मौदहा में विकास के दाहिने हाथ अमर दुबे को भी मार गिराया। लेकिन पुलिस से दूसरी चूक यही हो गई। कार्रवाई की फहरिस्त बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री के कोप भाजन से बचने के लिए अमर की उस 9 दिन की नवविवाहिता को भी जेल भेज दिया, जिसकी मेहंदी का रंग अभी उतरना भी शुरू नहीं हुआ था, जिसने ससुराल को, घर को, आंगन को अभी समझा भी नहीं था। पुलिस की जल्दबाजी यही नहीं रुकी, विकास को खुद न पकड़ पाने की खीज विकास की पत्नी और उसके नाबालिग बेटे पर उतार दी। विकास से पूछताछ में ऋचा का सुराग लखनऊ में मिला तो एसटीएफ वाले ऋचा और उसके 12 साल के नाबालिग बेटे को कानपुर उठा ले गए। लेकिन थाने के अंदर से मां बेटे की आई तस्वीर ने बवंडर मचा दिया। सवाल पूछे जाने लगे कि गुनाह विकास ने किया था तो उसकी जिला पंचायत सदस्य पत्नी ऋचा और उसके बेटे को अपराधी की तरह घुटनों के बल क्यों बैठाया गया। पुलिस बच्चे के कोमल मन में किसका डर बैठाना चाहती थी, कानून का या खाकी के कहर का। रही सही कसर विकास की ड्रामेटिक अरेस्टिंग
और एनकाउंटर की थ्रिलर स्टोरी ने पूरी कर दी। विकास दुबे को लेकर उज्जैन से चला काफिला एसटीएफ का ठीक मुझे कानपुर देहात और जालौन की सीमा पर इसी गली से आते हुए दिखा। और जब मैंने देखा तो पहली गाड़ी टाटा सुमो थी, दूसरी गाड़ी टाटा सफारी स्टॉर्म थी, जिसकी बीच की सीट पर बीच में विकास दुबे बैठा था। और ये गाड़ी फिर कानपुर देहात की तरफ मुड़ ली और हमने सोचा कि ये गाड़ी और ये काफिला सीधे लेकर विकास दुबे को माती स्थित कानपुर देहात के न्यायालय में पहुंच रहा है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और हम फिर अपनी गाड़ी से इस काफिला का पीछा करने लगे। विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम कानपुर देहात पहुंच चुकी है। विकास दुबे के साथ ये 5 गाड़ियां एसटीएफ की आप देख रहे हैं, जो कानपुर यानी 12 घंटे का रास्ता तय करके विकास दुबे को लेकर ये गाड़ियों का काफिला देखिए कानपुर देहात माती मुख्यालय ले जाया जा रहा है। और ये तमाम उत्तर प्रदेश के पुलिस के एसटीएफ और कमांडोज यहां लगे हुए हैं। ये 10 से ज्यादा गाड़ियां निकल रही हैं, माती मुख्यालय ले जा रही हैं विकास दुबे को। ये गाड़ियों का काफिला एसटीएफ कानपुर देहात लेकर पहुंच गई है। कुछ देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी 5:45 बजे। लगभग 12 घंटे का सफर तय करके ये दूरी तय की गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, गाड़ियों का काफिला माती मुख्यालय तक निकल गया है। जिस विकास दुबे के नाम पर कानपुर पुलिस को रतौंधी छा जाती थी, आज जिस निजी सुरक्षा गार्ड के द्वारा सरेंडर करने के बाद इन्हें दिया गया और वो बहुत ही मजबूती के साथ यहां लेकर पहुंचे हैं। अब हम माती मुख्यालय पहुंचते हैं। जालौन कानपुर देहात सीमा से कानपुर नगर के इस घटना स्थल भौतिक की दूरी महज 65 किलोमीटर की होगी। हमने कालपी में जिस विकास को सफारी में सवार देखा था, वो यहां आते आते बीच में कूदकर शायद टीयूवी 300 में बैठ चुका था। लेकिन इससे पहले पीछा कर रही हमारी गाड़ी कानपुर नगर के टोल पर कोरोना टेस्ट के नाम पर रोक दी जाती है। और जब हम यहां पहुंचते हैं, यानी घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि टीयूवी 300 जो रात भर के सफर से थक चुकी थी, पलटकर चारों खाने चित्त पड़ी है। और आगे की कहानी सबको पता है और तभी से हंगामा बरपा हुआ है। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो जो पुलिस अधिकारी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बैठाए गए थे, वो विकास के नाम पर किसी बी ग्रेड फिल्म की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ने आ गए। प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया। लेकिन सवाल इन्हीं रोबीली मूंछों वाले कानून व्यवस्था के अलंबरदार प्रशांत बाबू से है कि साहेब, आपकी रोबीली मूंछों के डर से पश्चिम में बदमाश भाग जाते थे, लेकिन यहाँ तो विकास दुबे ही आपकी पिस्टल छीनकर भाग जाता है। हे मालिक, आपकी पुलिस तो एक दिन में ही सबक भूल जाती है। 24 घंटे पहले ही तो विकास के पिद्दी प्यादे प्रभात ने पुलिस की पंक्चर गाड़ी से सिपाही की पिस्टल छीनकर आपको सबक दी थी। और जब कानपुर वाला विकास दुबे पकड़ में आया तो फिर आपके दरोगा की पिस्टल छिन गई। गजब है। आपकी समझ में आया हो या न आया हो, पर जनता समझ गई कि खाकी की भिड़ंत जब असल अपराधी से होती है तो अपनी ही टेट में खोसे असलहे को भी नहीं संभाल पाती। विकास और प्रभात तो आपकी पिस्टल लूट ही ले गए थे ना। हे एडीजी साहब, आपने तो अपने ही सामने विकास के घर पर बुलडोजर चलवाकर सख्त कानून व्यवस्था का मैसेज पूरे प्रदेश में दे दिया था। आपने 8 साथियों की शहादत पर आपका ये गुस्सा जायज भी हो सकता है, लेकिन हुजूरे आला, इस गुस्से का तेवर, पुलिस का खौफ कभी उन माफियाओं पर भी तो दिखाइए जो या तो फरार होकर आपके लिए सरदर्द बने हुए हैं या फिर आप ही की जेल की रोटी बोटी तोड़कर मौज मार रहे हैं। हे माई बाप, मेरठ वाले बदन सिंह बद्दो का भी
घर ऐसे ही गिरा दीजिए, वो भी आपकी मेरठ वाली पुलिस की हिरासत से ऐसे ही भागा कि अब तक आपकी पुलिस फेसबुक पर केवल उसकी फोटो निहार रही है। बद्दों की तो छोड़िए, जिस मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य को गिराने के लिए ऑपरेशन मुख्तार चलाया जा रहा है, साहेब उसके बड़े फाटक वाले घर की कुंडी ही गिरा दीजिए। बीते 15 सालों से अताउर रहमान बाबू की याद है ना आपको? अरे वही कृष्णानंद राय हत्या वाला सीबीआई के 2 लाख का इनामी, उसके घर ढूंढे मिला आपको? वो तो 15 साल से आपके लिए पहेली है, तो अब क्या मिलेगा? और छोड़िए, इलाहाबाद वाले अतीक ने तो आपकी देवरिया जेल में बिरयानी खाते हुए व्यापारी का अपहरण करा लिया था, जेल में ही प्रॉपर्टी लिखा ली थी। वही जिसके लिए यूपी की जेलें ऐशगाह थी, जिसकी गुंडई दबंगई से थक हार कर गुजरात जेल भेजना पड़ा था, उसकी ही कोठी की टोटी उखाड़ दीजिए। अच्छा छोड़िए अतीक मुख्तार की, वो तो पंजाब और गुजरात जेल में मौज मार रहे हैं। अरे सरकार, पूर्वांचल में खून की होली खेलने वाले, दाऊद के लिए जे हॉस्पिटल में घुसकर मुंबई को दहलाने वाले बाबू साहेब ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के कोयले की कालिक से कमाए अरबों का साम्राज्य आपको दिखता तो होगा नहीं? या फिर ब्रिजेश त्रिभुवन का नाम आते ही आपकी आंखों पर रतौंधी छा जाती हो? और आगे बढ़िए, आपके ही राज्य में सबसे दुर्दांत वारदात को अंजाम देने वाले सुनील राठी को क्यों भूल गए? वही राठी जिसने जेल के अंदर अपनी पिस्टल से मुन्ना बजरंगी को भून डाला था। राठी ने जेल के अंदर हत्या क्यों और किसके इशारे पर की, ये हम नहीं पूछ रहे आपसे, पर उसकी इस हिमाकत पर उसके कोठे की ईंट ही हिला दिए होते तो भी समझ में आता। और छोड़िए, जिन माफियाओं को आपकी बहादुर पुलिस अदम्य साहस का परिचय देकर एनकाउंटर के बाद पकड़ी थी, जिनके नाम पर अफसरों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की कुंडली बांची थी, उन अनिल दुजाना, सुंदर भाटी जैसों की भी कभी खबर ले लिया करिए। जिस माफिया धनंजय सिंह ने आपकी ही सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट से रंगदारी वसूलने का दुस्साहस किया था, कम से कम उसके ही जगह जगह खड़े महले 2 महले पर कार्रवाई का बुलडोजर चलवा दीजिए। जायज नाजायज, कानूनी गैर कानूनी का सवाल इन्हीं सब माफियाओं पर हुई अब तक की कार्रवाई और विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाई से पैदा होती है और होती रहेगी। बाहरी आक्रोश है समाज में, जिस तरीके की दुर्भावना से सरकार काम कर रही है और टारगेट कर रही है एक समाज को, तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा और लोग इसके लिए आगे सामने आएंगे और सबक सिखाएंगे। देखिए, जब से इस सूबे में योगी सरकार आई है, शुरू से ही लेकर के आज तक कम से कम 678 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या हुई और कहीं उफ नहीं किए ये, और न इनका कोई प्रतिनिधि गया, न कहीं उस परिवारों को न्याय मिला है। और जहां भी देखिए हाय तोबा मचा हुआ है सिर्फ ब्राह्मण के पीछे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण का गुनाह क्या है कि उसे आज न्याय नहीं मिल रहा है। विकरू कांड से उठा सियासी गुबार एकाएक पैदा नहीं हुआ। दरअसल सरकार आते ही पूरे प्रदेश से अपराधियों के समूल नाश के लिए चलाई गई ठोको नीति का कई बार अधिकारियों ने बेजा इस्तेमाल किया। ये योगी आदित्यनाथ सरकार का ही इकबाल था कि आजादी के बाद प्रदेश में पहली बार अपराधी एनकाउंटर की खौफ से खुद ही सरेंडर की तख्ती लेकर थाने पहुंचने लगे, प्रदेश छोड़कर भागने लगे। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि चाहे गुजरात से आए आतंकियों द्वारा हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी को चाकुओं से गोद डालने का मामला हो, या फिर लखनऊ में वसूली के चक्कर में सिपाही द्वारा विवेक तिवारी को गोली मारने का मामला हो, या रायबरेली के ऊंचाहार में एक साथ जिंदा जलाकर 5 ब्राह्मणों की हत्या का मामला हो। कुछ और छोटी मोटी घटनाओं से इकट्ठा गुबार विकास जैसे दुर्दांत हत्यारे की करतूत पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के बाद जायज और नाजायज की बहस को गरमाए हुए।
निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है। उसके बाद इसी लखनऊ में पप्पू पांडे की हत्या सलीम रुस्तम गिरोह करता है। उसके बाद लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या से पूरा देश और दुनिया हिलती है। आप देखिए इन सब के हत्यारे किस प्रकार से वहाँ बिरयानी खा रहे हैं। सियासी दलों में ब्राह्मण प्रेम किसी रत जगह का नतीजा नहीं है, उसके पीछे सबकी अपनी सियासत है, सबके अपने तीर चलाने के तरीके हैं। जिस समाजवादी पार्टी को यादवों का दल कहा जाता है, उसको भी अब ब्राह्मण भाने लगे हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये ट्वीट तो देखिए, वो भी हवाला कृष्ण और सुदामा का दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की मुखालफत में पनप रहे ये जो सुर हैं विरोधी दलों के, उन्हें सुनहरा मौका नजर आ रहा है और वो भी ब्राह्मण वोट बैंक की सेंधमारी में हाथ आजमा रहे हैं। 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले से मायावती को सत्ता मिली, उसी फार्मूले वाले ब्राह्मण वोट बैंक की याद दलित की बेटी को भी हो रही है। वो भी अपने किलेनुमा बंगले में बैठ ट्वीट पर ट्वीट दे मार रही हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम ऐसे क्या रूठे कि एक एक सीट के लिए अब तरस गई हूं। अब तो जाते जवाते एक बार तो नजर फेर लो। ऐसे में कांग्रेस को भी अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने का सुनहरा मौका मिल गया। जो ब्राह्मण कभी उसके वोट की ताकत होते थे, मूल आधार थे, आपने देखा ही होगा उसी वोट बैंक के लिए प्रियंका जी आज अपनी दादी की तरह रुद्राक्ष पहने नजर आने लगी हैं। कौन दल है जिसका इन दिनों ब्राह्मण प्रेम न उमड़ रहा हो? इनकी बड़ी बड़ी बातें सुन लीजिए। ब्राह्मण यतीम हो गया है क्या? क्या ब्राह्मण लावारिस है? ब्राह्मणों की आवाज कोई नहीं उठाएगा? अगर ब्राह्मणों के बच्चों को मारा जा रहा है तो उनकी आवाज को उठाने में प्रॉब्लम क्या है? हम इंसाफ चाहते हैं ना। जनेश्वर मिश्र जी के नाम से यही समाजवादी पार्टी जब 2012 से 17 के बीच में थी, सबसे बड़ा इस देश का सबसे बड़ा पार्क और सबसे ज़्यादा मॉडल पार्क उन्होंने बना के उनके नाम पे हम लोगों ने पार्क बनाया। और मुझे लगता है इस सरकार में ब्राह्मण पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। मारने वाले ठोकने वाले भूल जाते हैं कि नवविवाहिता था या नाबालिग था, अपराधी था या छात्र था। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार सर चढ़ के बोल रहा है, दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है अब ये अति हो गई है, इस अति को बंद होना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए समय समय पर ब्राह्मणों को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या अन्य विरोधी दल के मुंह में एकाएक जगे ब्राह्मण प्रेम को देखकर किसी को भी आश्चर्य होना स्वाभाविक है। जब भी ये राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, इन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए केवल ब्राह्मणों का ही नहीं वरन पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी और आतंकवादियों की जाति और धर्म नहीं देखी जाती है। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर वो चाहे जिस भी जाति का हो। अगर आपको यूपी समझना है तो इसे माफिया, पॉलिटिक्स और कास्ट के ट्रिपल नेक्सस से समझना होगा। यही गठजोड़ उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट्स की जीत की गारंटी लेता है। बातें यहां भले ही आदर्शवादी होती हों, लेकिन असल में सबको मसल की जरूरत पड़ती है। हमारे गांव में धोने से पहले तमंचे चलाना सिखाते हैं। अरे बुढ़ो, भेरे हो गए क्या? घंटे भर से चला रही हूँ मैं, सुनाई नहीं देता? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हालू पैकिंग करो और निकल लो यहाँ से। हालू मैं कह रहा हूँ ये जगह बहुत डेंजर है। अपने यहाँ तो शिया सुन्नी होते, यहाँ पे तो ठाकुर, यादव, पांडे, जाट सबने अपनी अपनी फौज बना रखी है। मियां इफ्तिखार बढ़ाओ और टॉप गियर में यहाँ से सर पर ढो लेते। ये वास्तविकता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के माफिया बेस्ड ऑन कास्ट हैं, यानी उनका मूल आधार उनकी जाति होती है। अपनी जाति के वोट बैंक के लिहाज से वो काफी पावरफुल हो जाते हैं। इसीलिए अलग अलग कास्ट के अलग अलग दबंग उभरते हैं और उनको प्रश्रय मिलता है। जरा याद करिए हरिशंकर तिवारी को, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को,
ब्रिजेश धनंजय अभय सिंह को, अजय राय, विजय मिश्रा, उदयभान करवारिया को, अमरमणि, गुड्डू पंडित, डीपी यादव को, इनके जैसे तमाम जराइम की दुनिया में नाम और दाम कमाने के बाद विधानसभा परिषद और देश की संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं या बढ़ाते रहे हैं, जिनके आतंक को दुनिया और हर दल समझता और देखता रहा और समय समय पर इन्हें अपना प्रत्याशी बनाता रहा। याद करिए साल 2014 लोकसभा सीट वाराणसी, बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जब हिंदुस्तान के तथाकथित सेक्युलर फोर्सेस को इस बात की जरूरत पड़ी कि बीजेपी के तथाकथित कम्युनल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के खिलाफ किसे उतारा जाए, तो उन्होंने सबसे काबिल, दबंग, माफिया अपराधी अजय राय को ढूंढा, क्योंकि वो जानते थे कि उसके पास पावर और योग्यता दोनों है चुनाव लड़ने का इस इलाके में। 5 साल और पीछे जाइए, साल 2009 लोकसभा सीट वाराणसी, बीजेपी प्रत्याशी पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष और भौतिक विज्ञान के प्रकांड विद्वान मोदी से लेकर आज के सभी बीजेपी नेताओं के आदरणीय गुरु डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। उस समय सूबे में बीएसपी की सरकार, अपनी सरकार में कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटने वाली बहन जी ने अपनी पार्टी से उस समय के तथाकथित सरल, सीधे और घोर अहिंसावादी मुख्तार अंसारी को मैदान में उतारा। वो तो भला हो काशी की विद्वत जनता का, जिसने आखिरी समय में बटन दबाकर प्रोफेसर जोशी और लोकतंत्र की लाज बचा ली। साल 2004 यूपी सीट फूलपुर, सपा प्रत्याशी अतीक अहमद, वही आजाद भारत के गांधी के बाद शायद सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी, ने महात्मा गांधी के शिष्य पंडित नेहरू की फूलपुर सीट पर अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त कर दी। अपनी मूंछों पर ताव देते हुए लोकसभा पहुंच गया था। दरअसल दूसरे राज्यों में जिस जाति की सरकार है, दबंगई और गुंडई का लाइसेंस भी उसी के पास है। भैया यूपी का मिजाज तो थोड़ा अलग है। यहां जिस कास्ट की सरकार है उसे डॉन बनने की जरूरत ही नहीं है, उसके तो वैसे ही पौबारा है। जिसकी नहीं है उसे न्याय और अपनी सुनवाई के लिए अपनी बिरादरी के दबंगों और बाहुबलियों के पास जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सियासत के पर्दे के पीछे का यह स्याह सच है। इसीलिए तो व्यंग में लोग कभी कभी इसे उल्टा प्रदेश भी कहते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हालू पैकिंग करो और निकल लो यहाँ से। हालू मैं कह रहा हूँ ये जगह बहुत डेंजर है। मियाँ इफ्तिखार उठाओ और टॉप गियर में यहाँ से सर पर ढो लेते हैं।